चलो बच्चों शुरू करते हैं। और आज हमें रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 6 का। कंप्लीट तो हम इस चैप्टर को कर ही चुके हैं और चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि हाँ, पक्की पक्की बात है कि इसमें हमने इस चैप्टर के अंदर एग्रीगेट डिमांड के बारे में और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। चलो ठीक है, एग्रीगेट डिमांड तो समझता है, उसके बारे में पढ़ना है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट के केवल नाम बता दो मेरे को कि हमने किन किन के बारे में पढ़ा। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा, कंजप्शन के बारे में पढ़ा, सेविंग के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा और इन सब के टाइप के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, जैसे ऑटोनोमस कंजप्शन भी मतलब होता है, इंड्यूस्ड होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है। फिर जो सेविंग होती है एक्स एंटी एक्स पोस्ट, ऐसे इन्वेस्टमेंट भी एक्स एंटी एक्स पोस्ट होती है। तो इस तरह के हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पढ़े। और ड्यूरिंग दिस चैप्टर हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी ड्रॉ की है। और आप मेरे को बता सकते हो, अगर हम बात करें इसमें तो कितनी ऑब्जर्वेशन हमने इसमें ड्रॉ करी। 15 तो वन गो में करी थी वो। हाँ जी, और उसके बाद 3 और करी थी। कौन कौन बोल सकते हो आप? हाँ जी, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, और फाइनली प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज इक्वल टू MEI इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। मतलब 18 ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी, फॉर्मूला जो भी आप बोलो। खैर, शुरू करते हैं किससे? एग्रीगेट डिमांड से। क्या होती है बच्चों एग्रीगेट डिमांड? जो टोटल खर्चा 4 के 4 सेक्टर करने वाले हैं, टोटल खर्चा जो 4 के 4 सेक्टर करने वाले किसकी खरीदी पर? सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की खरीदी पर। उसको बोलते हैं बच्चों क्या? एग्रीगेट डिमांड। कर चुके हैं, करेंगे? करेंगे। पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की? फ्यूचर की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड वो टोटल वैल्यू होती है उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो सारे के सारे सेक्टर एक इकोनॉमी के प्लानिंग कर रहे हैं टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एक टाइम पीरियड के अंदर एक इनकम लेवल पर, ठीक है ना, या किसी दूसरे इनकम लेवल की हम बात करें, किसी तीसरे इनकम लेवल की बात करें हम, तो वो कितना कितना प्लान कर रहे हैं सारे के सारे सेक्टर मिला करके कि कितना वो खर्च करेंगे। ठीक है ना, बेसिकली वही चीजों को रिपीट कर रहा है, कुछ और चीज ऐड करके उसमें। ठीक है ना, दूसरे वाले डेफिनेशन को आप कंसीडर कर सकते हो। बच्चों कंफ्यूज नहीं होने का आपको किसमें, मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड किसी एक प्रोडक्ट के लिए होती है, जबकि एग्रीगेट डिमांड सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए होती है। मार्केट डिमांड एक मार्केट में होती है, जबकि एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी में होती है। मार्केट डिमांड में हम बात करते हैं क्वांटिटी की, जबकि एग्रीगेट डिमांड में बात करते हैं हम वैल्यू की। और वैल्यू की बात क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उनको सिंगल यूनिट में मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और भी छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं, वो आप देख लेना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस रेलिवेंट तो है नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज पर्पज से पता होना चाहिए, है ना। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मार्केट डिमांड मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो का नहीं है बेटा, एक ही मार्केट में होता है ना, दैट्स वाई तो किसका पार्ट होता है? माइक्रो का पार्ट होता है, जबकि एग्रीगेट डिमांड मैक्रो का पार्ट होती है। बात करते हैं बच्चों कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के। सारे बच्चों को पता है एडी के 4 कंपोनेंट होते हैं। एडी इज इक्वल टू व्हाट? सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये प्राइवेट पार्टी का होता है कि गवर्नमेंट का होता है? प्राइवेट पार्टी का होता है। आई फॉर, ये भी प्राइवेट पार्टी का होता है। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का होता है, चाहे कंजप्शन हो चाहे इन्वेस्टमेंट। यानी कि गवर्नमेंट का दोनों टाइप के जो खर्चे है वो हमने एक ही हेडिंग में ले लिया। और फाइनली एक्स माइनस एम स्टैंड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कौन सा खर्चा होता है? जो जो प्राइवेट पार्टी खर्च करती है गुड्स और सर्विसेज की खरीदी पर। ठीक है ना। जनरली कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो बच्चों होता है वो किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? डिस्पोजेबल इनकम से। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं, है ना।
सारे सोर्सेज से जो हमने इनकम कमाई है, जो अभी बची भी हमारे पास कंजप्शन के लिए या तो सेविंग के लिए। और बच्चों अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होएगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कम होएगा। बात करते हैं बच्चों किसकी, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। प्राइवेट पार्टी इन्वेस्टमेंट भी करती है किसके ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर, ठीक है ना। और इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो खर्चे को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अच्छा, ऊपर में भैया कौन से गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे थे, जो फाइनल गुड्स तो थे लेकिन कंज्यूमर गुड्स थे, कौन से गुड्स थे, ये कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं, यहाँ पे तो बताया नहीं इन्होंने कि, लेकिन वहां पे उधर नेशनल इनकम में बताएगा। वो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आपकी, ठीक है ना, या बिल्डिंग वगैरह हो गई, ये आपकी बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइप से है आपकी, ठीक है ना। बिल्डिंग भी आप ऐसे बोलोगे, बिल्डिंग दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करती है, वैसे तो हेल्प नहीं करती है, लेकिन आपको जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो आप ऑफिस से ही करोगे ना, है ना, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन करने में, कंट्रोल करने में वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करे चाहे तो कैपिटल पे खर्च करे, वो हम इसी हेडिंग में लेते हैं। गवर्नमेंट डेली फंक्शनिंग के लिए भी बहुत सारे खर्चे करती है, इकोनॉमी को रन करने के लिए, और इंफ्रा में भी पैसा डालती है, तो दोनों खर्चे हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। और फाइनली बच्चों हमारे यहाँ पे केवल प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट ही खर्चा नहीं करती है, कौन भी खर्चा करते हैं, जो फॉरेन सेक्टर है, जो फिरंगी लोग होते हैं वो भी खर्चा करते हैं। कैसे करते हैं नमन भैया, खर्चा बताओगे थोड़ा। बेटा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं हमारे को पैसा मिलता है, जब हमारे को पैसा मिलेगा तो हमारे को तो पैसा मिला। सारे बच्चों को ये भी पता है कि कीन्स ने क्या बोला कि एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें तो पैसा मिला, लेकिन अगले के लिए तो क्या है, खर्चा है, तो वो तो खर्च कर रहा है ना। सेम एज बच्चों हम भी क्या करते हैं, उधर से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि परचेज करते हैं, तो हम उन्हें पैसा देंगे तो हमारे पास से पैसा गया, उनकी इनकम है लेकिन हमारा तो खर्चा है ना। और हम ये देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का एज अ कंपोनेंट देख रहे हैं हम एक्स माइनस एम को, तो हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन सेक्टर है वो फ्यूचर में कितना खर्च करेंगे नेट हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो हम कैसे निकाल लेंगे उसे, एक्सपोर्ट में से किसको माइनस कर देंगे, इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे, तो नेट ये पता लगा लेंगे हम कि फिरंगी लोग हमारे यहाँ पर कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और फाइनली आप इन चारों कंपोनेंट को ऐड ऑन कर दोगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो बच्चों आपको एडी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, और एडी फोर सेक्टर मॉडल में यही होती है, क्या होती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। अच्छा, ये इसका डायग्राम है बच्चों, मतलब सॉरी डायग्राम इन द सेंस मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की टू सेक्टर मॉडल में। टू सेक्टर मॉडल में क्या होती है, सी प्लस आई। हम ये मान के चलते हैं ना तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और जो चौथे वाली जो इन्होंने कंपोनेंट को हटाया एक्स माइनस एम को, तो वो भी बिल्कुल क्या है, इनकी वाहियात अजम्पशन है, ठीक है ना, कि भाई कोई भी फॉरेन सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या ही नहीं कर रहा है, खर्चा कर ही नहीं रहा है या करेगा भी नहीं, ठीक है ना। वैसा कुछ ऐसा नहीं है, आपको पता ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो एक्स माइनस एम भी हो ही गई, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी, जैसे अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी केवल वो तो है नहीं है, कौन सी वाली इकोनॉमी, डेवलप नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोई ना है हमारी, हमारी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये कुछ अजम्पशन है, पर्टिकुलर किसी कंट्री के कंटेक्स्ट में लग सकता है, किसी कंट्री के कंटेक्स्ट में नहीं लगेगा, लेकिन ये अजम्पशन बेस्ड है, तो अजम्पशन बेस्ड मॉडल हमें पढ़ना है। मतलब मैं क्यों भूल जा रहा हूँ, पढ़ा तो चुका हूँ मैं आपको, मैं तो क्या करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना। इधर देखो, अभी मैं से बोलता हूँ ना कि हमें पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे, चलो ठीक है जो हमारा टॉपिक छूट गया था ना वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ आज, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुनो, कह रहे कि जो एडी है ना बच्चों, एडी, वो एडी किसके ऊपर डिपेंड होएगी, क्यों होएगी, इनकम के ऊपर डिपेंड, इनकम के ऊपर तो कंजप्शन डिपेंड होता है, एडी भी तो क्या होती है, सी प्लस आई होता है ना। इनकम से कौन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन किसका बच्चा है, इनकम का नहीं, एडी का, किसका बच्चा है। और जब बच्चा ग्रो कर रहा है ना, तो बाप भी तो ग्रो करेगा, उसका भी तो नाम होएगा, हाँ बोलो ना। तो सी बढ़ रहा है तो कौन भी बढ़ेगी, ऐसा इसलिए बोला है इसने, ठीक है ना। और कह रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर क्या होता है बच्चों, इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो एडी भी घटेगी, बिकॉज ऑफ कंजप्शन। बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो हम क्या ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो जो चेंज होगा बच्चों,
एडी में जितना भी चेंज होगा ना वो केवल किसकी वजह से होगा, कंजप्शन की वजह से। ये एक आज नई ऑब्जर्वेशन है, मतलब पहले मैंने कभी बोला नहीं है ऐसा, आज बोल रहा हूँ कि एडी में 2 सेक्टर मॉडल में एडी में जितना भी चेंज होगा ना वो किसकी वजह से होगा, ओनली बिकॉज ऑफ कंजप्शन। और कंजप्शन भी कौन सा कंजप्शन, इंड्यूस्ड कंजप्शन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो हिलेगी नहीं, वो तो चेंज होगी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा बच्चों ये ना हम थोड़ा थोड़ा ये टेबल के थ्रू समझते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनकम बच्चों कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ये अजम्पशन है, ठीक है ना। इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ती है और कहाँ से चालू हो रही है, जीरो से चालू हो रही है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है हमें कि जो इनकम की जो लाइन है, इनकम का जो कर्व है वो कहाँ से चालू होगा, ओरिजिन से। और ओरिजिन से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिकॉज कांस्टेंट रेट से हमारी इनकम क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ये असम्पशन बेस्ड है। सारे बच्चों को पता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ क्या करना होगा, अपन लोगों को खर्चा करना होगा, बिकॉज हमें भूख लग रही है, हमें अपनी जिंदगी से प्यार है ना, कुछ ना कुछ तो मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा। आप थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे क्या, वरना तुम सो जाओगे, ठीक है। हाँ जी, तो हमें जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ क्या करना होता है, खर्चा करना होता है। इस कंजप्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या भी करते हैं, कंजप्शन ज्यादा करते हैं। कंजप्शन क्या करते हैं, जैसे शुरुआत की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कंजप्शन क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट आएगा कि हम कंजप्शन करना कम कर देंगे, बिकॉज सेव करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। शुरुआत की बात कर रहा हूँ। इनिशियल फेज में जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कंजप्शन भी बढ़ाएंगे। आप देख पा रहे होंगे इस टेबल में हमारा कंजप्शन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अरे पहले 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे बच्चों, कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है। क्यों, बिकॉज लोग अपनी इनकम को क्या भी कर रहे होंगे, सेव भी कर रहे होंगे। अगले वाले कॉलम में, अगली वाली लाइन में आप देख रहे इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, और फाइनली लास्ट कॉलम आप देख रहे होंगे तो एडी का कॉलम है। एडी 2 सेक्टर मॉडल में अपन लोग क्या मान के चलते हैं, सी प्लस आई। आप कंजप्शन को और इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, सम कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एडी आ जाएगी। आई थिंक ये टेबल आपको समझ में आ चुकी है। चलो ठीक है, इनकम की लाइन मैंने आपको बताई। कंजप्शन की लाइन की बात करते हैं। जो कंजप्शन का कर्व है वो कहां से चालू होगा, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से कोई तो गैप बनाएगा, वो गैप को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। अरे जितना ऊपर से चालू होगा कंजप्शन का कर्व, यानी कि ये जो गैप है ये क्या है, सी बार है ना। सी बार बोले तो, अच्छा सी बार किसको बोल रहे हैं हम, ऑटोनोमस कंजप्शन को सी बार से डिनोट करते हैं, तो वो गैप किसका हो जाएगा, सी बार का हो जाएगा। अच्छा जो कर्व है किसका, कंजप्शन का, वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, क्यों होगा अपवर्ड, क्यों होगा बताना, बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही है हमारी, वो भी बढ़ते जा रहा है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्या ये बताना पॉसिबल होगा कि ये कंजप्शन के नीचे जाएगी, ये कंजप्शन के ऊपर से चालू होती है, बट क्या ऐसा जरूरी है कि नीचे ही जाएगी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं। मेरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जो मैंने यहाँ पे सामने टेबल लिखी है, इसमें कंजप्शन के नीचे से जाएगी। क्यों जाएगी, बिकॉज ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, 40 है, तो कंजप्शन की लाइन तो यहाँ से शुरू हो रही होगी। जबकि इन्वेस्टमेंट कितना ही है, मेरे एग्जांपल में 30 है, तो वो समवेयर इसके नीचे से क्या हो रही होगी, स्टार्ट हो रही होगी। और वो कैसी होगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज वो हर एक लेवल पे क्या है, कांस्टेंट है। बात करता हूँ बच्चों एडी के कर्व की, किसकी बात करता हूँ, एडी का कर्व मेरे को बताओ कहां से चालू होगा, वाई एक्सिस से चालू होगा। और कंजप्शन लाइन के हमेशा ऊपर होगा या कि नीचे होगा, हमेशा ऊपर। ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, बिकॉज एडी के अंदर वो तो है ही है, कंजप्शन तो है ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी है। और जहां से कंजप्शन का कर्व चालू होगा तो उसके ऊपर से हमेशा चालू होगा, बिकॉज वो जो गैप होगा ना किसके बीच में, एडी के बीच में और कंजप्शन लाइन के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का गैप होगा। और इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों आपकी, ऑटोनोमस है, यानी कि कांस्टेंट है। तो ये जो गैप चलेगा, ये जो गैप चलेगा वो पैरेलल चलेगा, यानी कि एडी की लाइन और कंजप्शन की लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, बिकॉज दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है।
मैंने आपको जितने भी गाने गाए मैंने वो टेबल के रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग गाए, ये डायग्राम। कोई शक हो तो आगे बोलो, इसको मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतनी देर तक मैंने जो बोला वो यही बोला मैंने, सारा कुछ ये हो गया। एग्रीगेट सप्लाई पे आ जाते हैं बच्चों, किस पे आ जाते हैं? चैप्टर का एक पार्ट तो मैं खत्म कर चुका हूँ, एग्रीगेट डिमांड। बात करते हैं किसकी? रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। समझ में आ रही है बच्चों बात? चलो देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? मनी वैल्यू होती है। क्या होती है? मनी वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मनी वैल्यू, बिकॉज मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मनी वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट। क्या होता है? कॉस्ट। तो अपने को मार्केट प्राइस नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है? कॉस्ट लेनी है। क्या लेनी है? कि सारे के सारे सप्लायर, एक इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे सप्लायर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू के, कितनी मनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज वो मार्केट में रिलीज करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई या विलिंग टू रिलीज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर इकोनॉमी के सारे सप्लायर, सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कितनी मनी वैल्यू के वो क्या करना चाहते हैं? रिलीज करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और बच्चों एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम की इक्वल होती है। ये कैसे होती है? अगले बुलेट में लिखा है, मैं बोल के बता रहा हूँ। बिकॉज एक इंसान का खर्चा दूसरे की, अपन लोग मार्केट वैल्यू ले रहे हैं कि कॉस्ट ले रहे हैं? हम कॉस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कॉस्ट। जब मैं किसकी एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो मैं मनी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नॉट मार्केट वैल्यू की। ठीक है ना? अच्छा, तुम सारे फैक्ट्री वाले हो और पूरी इकोनॉमी के अंदर बस तुम ही हो, है ना? तुम ही हो, बस तुम ही हो। जिंदगी सुनना भी, जिंदगी अब तुम ही हो। अब तो आ गया ना? अब थोड़ा थोड़ा है ना, अंदर करंट जाग आ गया होगा तेरे को, चार्ज हो रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा। अभी तो डीपर मार रहा था। सुनो अभी, तो तुम सारे के सारे लोग बस तुम ही हो इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है ना? अच्छा, अभी तुम्हारे लिए तो जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम तो खर्च करके प्रोड्यूस कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो क्या है? खर्चा है। लेकिन किसी ना किसी बंदे को तो वो पैसा मिल रहा होगा ना। जैसे तुमने लैंड ले रखी है रेंट पे, तो किसी को तुम लैंडलॉर्ड को क्या दे रहे होंगे? रेंट दे रहे होंगे। तो तुम्हारा तो खर्चा अगले की क्या है? इनकम है। अच्छा, तुमने लेबर को हायर करके रखा होगा, उसको तुम क्या दे रहे होंगे? वेजेस पे कर रहे होंगे। तुम्हारे लिए खर्चा अगले की इनकम। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल की। तुमने पैसा बैंक से लोन लिया है ना? तो तुमने पैसा तो लिया है बैंक से लोन, और तुम उस पर बदले में क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट। तुम्हारा खर्चा बैंक की क्या है? इनकम। तुम सारी चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हो, तुम सारी चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब मालिक है ना, मालिक सब चीजों को संभाल के चल रहा है, तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ बच्चों, एब नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत डिटेल में हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट। सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? कॉस्ट का पार्ट होता है, जबकि एबनॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। तो एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना? अब वो, क्योंकि फर्म का तो वो क्या है? खर्चा है, लेकिन वो जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए तो क्या है? नमन भैया, हाउ कैन यू से दैट कि फर्म अलग है और एंटरप्रेन्योर अलग है? अरे बेटा, मैं कोई ना बोल रहा हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है। अकाउंटिंग में अगर आपने पढ़ा हो, बिजनेस एंटिटी कौन से बोलता है? मालिक अलग है और बिजनेस अलग है ना? तो दोनों को एक ही मत मान के चलो आप। तो फर्म का तो खर्चा है। अच्छा, फर्म जितना खर्चा करेगी, यानी कि जितना सप्लाई करेगी, उतना ही इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी ना, क्योंकि वो जो सप्लाई के जो कंपोनेंट्स है वो किसी ना किसी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? किसकी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे? रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और प्रॉफिट की फॉर्म में। प्रॉफिट भी कौन से वाला प्रॉफिट? जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अरे देखो, चलो बता ही देता हूँ आपको। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? देखो, मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ अपने बिजनेस की, ठीक है ना? मैं ऐसे अगर सोचूं कि काश मैं अपने बिजनेस की सारी चीजें मैं ही मैनेज ना करता, मैं किसी और बंदे को हायर करता, एक मैनेजर को हायर करता, तो वो भी तो मेरे को एक सैलरी लेता ना मेरे से। हाँ बोलो ना? तो जितनी सैलरी वो लेता, तो मैं उसको नहीं, मैं अपने आप को दे रहा हूँ।
क्योंकि मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट तो बनाऊंगा, वो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन ये तो प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट है जो एटलीस्ट मेरे को चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मैं सारी एक्टिविटीज क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं अपने आप काम ना करता, मैं मैनेजर को हायर करता, तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता? जब तो बस उसी के लियो में, तो उसी के तो कंटेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि वो बात अलग है कि वो अगला विड्रॉ करे या ना करे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अलग ही जोन में चले जाएंगे हम, वो अलग डिस्कशन है, वो 11th में करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ उन बच्चों को कि जिनको नहीं पता नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। तो नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों किसका पार्ट होता है? कॉस्ट का पार्ट होता है। लेकिन कॉस्ट के ऊपर आप जितना कमाओगे, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 रुपए, मैं से 15 रुपए में बेचता हूँ, तो बच्चों 5 रुपए जो कमाया ना मैंने मार्केट में, जो आपके पापा लोग मार्केट में कमाते हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे मैं इसको एग्जांपल दूं, मान लिया कोई टेलर है, और टेलर क्या कर रहा है, वो अपने आप ही कपड़े सिल करके क्या करता है, बेचता है मार्केट में, ठीक है ना। अब वो 1000 रुपए के बेचता है, कितने के बेचता है? 1000 रुपए के। लेकिन वो जो कपड़ा लेके आता है, वो जो फैब्रिक लेके आता है, 200 रुपए का लेके आता है। कितने का लेके आता है? 200 रुपए का लेके आता है, ठीक है। अच्छा, तुम बोलो कि इसका तो कितने का प्रॉफिट है, 800 रुपए का प्रॉफिट है, तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलने का। बिकॉज बच्चों, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को आपको दो पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा, एक नॉर्मल में और एक एबनॉर्मल में। आकाश वो कपड़े अपने आप ना सिलता, किसी और से सिलवाता, तो वो बंदा 400 रुपए लेता, दूसरा टेलर 400 रुपए लेता, तो तब इसको कॉस्ट कितनी पड़ती? 200 की 600? 600। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि ये प्रॉफिट उसको नहीं दे रहा है, ये अपने आप ही कर रहा है, अपने आप ही कपड़े सिल रहा है, तो ये अपने आप ही चाहिए इसको, ठीक है ना। तो 400 रुपए तो बच्चों क्या हो गया आपका, यहाँ पे बोलो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। और जो 600 के ऊपर का जो गैप है, 600 और 1000 के बीच का जो गैप है, वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। आपके पापा लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं और फिर उसे बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो आपके पापा लोग नॉर्मली क्या कमाते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। क्या कमाते हैं? लेकिन सारे जितने भी ऑपरेशन है वो तुम्हारे पापा ही मैनेज कर ले रहे हैं, तो उस केस में वो क्या भी कंसीडर करके चलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट भी कंसीडर करके चलेंगे। और ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, कि नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल कैसे होती है। बिकॉज हम जितनी भी सप्लाई करना चाहेंगे मार्केट में, उतनी ही इनकम क्या होएगी? जनरेट होएगी, है ना। किसकी फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है। फाइनली तो हम बोल सकते हैं बच्चों, अभी तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये, पहली AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस D प्लस X माइनस M, दूसरी AD इज इक्वल टू C प्लस आई इन टू सेक्टर मॉडल एंड AS इज इक्वल टू। फाइनली एक बार ये देखो आप, मेरे को जो मेरे पास इनकम है, अभी हमने डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन देखी थी कि डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसको हम या तो क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या तो सेव कर सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस S होता है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एंड, यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है y इज इक्वल टू C प्लस S। अच्छा, y इज इक्वल टू C प्लस S, y इज इक्वल टू क्या भी होता है? AS भी होता है, तो AS इज इक्वल टू भी तो क्या होगा? C प्लस S होगा। हाँ बोलो ना, दोनों इक्वेशन से कितनी चीजें हो गई, बताना एक बारी मेरे को। अभी तक 4 हुई क्या? नहीं ना, 1 2 3 5 हो गई। बोलो कौन कौन? फाइनली AS इज इक्वल टू C प्लस S। किसी ने ऐसा किया जैसे वो करता है ना, उसमें वो सॉरी में करता है बाद में, जान लो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएस, एएस को अब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अरे नमन भाई, क्या रिप्रेजेंट करना है यार, कहाँ ही दिमाग खराब कर रहे हो अपना सुबह सुबह। एएस क्या होता है? एएस किसके इक्वल होता है? नहीं ठीक है, वो एग्रीगेट सप्लाई होता है, लेकिन एएस किसके इक्वल होता है? वाई के इक्वल। और वाई का हमें कर्व पता है, वो कहाँ से चालू होता है? वाई एक्सिस से। देखो, ऐसे कैसे तुम मेरी बातों में आ जाओगे? कहाँ से पहले बताओ, कहाँ से ये ना 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 बात मत घुमाओ, ये बताओ कहाँ से चालू होता है? ओरिजिन से। कितने एंगल पे? AS इज इक्वल टू वाई होता, तो वही AS की लाइन, वही इनकम की लाइन। तो जो AS की लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से। और किसको कोइंसाइड करेगी? इनकम की लाइन को, ठीक है ना, उसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। देख लो यहाँ पे बच्चों इनकम दी हुई है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना।
कंजप्शन का डेटा दिया है, इसके बारे में कुछ नहीं बताना। सेविंग निकाल सकते हैं हम। अभी हमने देखा y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस s होता है। अगर अपने को s निकालना है तो y माइनस c कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। और फिर हमें क्या निकालना है, as निकालना है। तो वैसे तो हम as को डायरेक्टली भी चिपका सकते हैं कि as इज इक्वल टू y होता है, तो ऐसे चिपका देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको as इज इक्वल टू c प्लस s से निकाल के दिखाया है। चाहे c प्लस s से निकालो आप, चाहे तो as इज इक्वल टू y कर दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फाइनली बच्चों सारे कर्व हो गए हमारे। इसमें मैंने सेविंग वाला कर्व भी बनाया है। ठीक है ना, चलो ये इसको यहीं पे समझ लो, आगे आएगा तो आगे नहीं समझाऊंगा। देखो इस वाली लाइन में कोई प्रॉब्लम आपको, इस वाली लाइन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना, ये वाली लाइन में देखो। ठीक है ना, जो सेविंग की लाइन है बच्चों, वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होती है। क्यों होती है? बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमें ऑटोनोमस कंजप्शन करना होता है। इनकम तो कुछ है नहीं देश की, लेकिन खर्च फिर भी हो रहा है। कहां से करेंगे? वो सेविंग से। और सेविंग भी क्या करेंगे? विदड्रॉ करेंगे, यानी कि डिसेविंग हो रही होगी। जितना ऊपर क्या हो रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन हो रहा है, उतना ही नीचे क्या होगी, डिसेविंग होगी। तो इसका मतलब सेविंग का कर्व वहां से स्टार्ट होगा। अच्छा बच्चों, फिर हमें ये पता लगाना है कि वो जाएगा कहां से, वो करके सारे बच्चों को पता है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी होता है, यानी कि कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होती है। जब इनकम पूरी कंजप्शन के इक्वल हो गई, तो सेविंग क्या होगी? जीरो। सेविंग जीरो। और जो सेविंग का कर्व है, वो कहीं ना कहीं से तो होके जाएगा, एक्स एक्सिस को क्या करके जाएगा, कट करके जाएगा। हाँ बोलो ना। तो हमें यही पता लगाना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होएगा। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे होएगा, ये जो लाइन है ये वहीं से होकर के जाएगी, बिकॉज उस लेवल पे सेविंग क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं ना सेविंग वाले कर्व को मेरी जहां से मर्जी आए वहां से नहीं गुजार सकता मैं इसे। मेरे को कहां से गुजारना पड़ेगा? ब्रेक इवन पॉइंट से गुजारना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे आएगा, मैं ऊपर से निकाल सकता हूं कि जब y किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। तो उससे एक परपेंडिकुलर बच्चों नीचे डाला, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक परपेंडिकुलर नीचे डालोगे आप इधर b पॉइंट से नीचे, a पॉइंट से, और फिर a पॉइंट से होकर के गुजार दोगे आप किसको, सेविंग के कर्व को। और वो चालू कहां से होगा, उतना नीचे उतना नीचे से चालू होगा जितना वो कंजप्शन का कर्व ऊपर से चालू हुआ। ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है बच्चों, इक्वल है। ये डायग्राम भी मैं आपको समझा चुका हूं और ये सारी चीजें भी बता चुका हूं मैं आपको। बात करते हैं किसकी, कंजप्शन फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? कंजप्शन फंक्शन बच्चों एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, किसके बीच में, कंजप्शन के बीच में और नेशनल इनकम के बीच में। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, c इज द फंक्शन ऑफ y, यानी कि c इज इक्वल टू f ब्रैकेट में y। उसको बड़ा गंदे तरीके से पढ़ा मैंने, लेकिन पढ़ते कैसे है, जो जैसे शुरू में पढ़ा, c इज द फंक्शन ऑफ y, यानी कि कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि अगर इनकम चेंज होएगी तो कंजप्शन भी चेंज होएगा। और बच्चों यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है अपने को, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हैबिट, हमारी कंज्यूम करने की हैबिट कैसी होती है। दो तरह की हैबिट होती है, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, एमपीसी मार्जिनल वाले को, और इसे बोलते हैं एपीसी। ठीक है ना, अब दोनों में फर्क क्या होता है बच्चों, पहले वाले की बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सामने देखोगे तो आपको टेक्स्ट लिखा मिलेगा, वो टेक्निकली बस क्या है, उसने इंग्लिश में बता दिया, लेकिन उसका मतलब समझो क्या है। मतलब ये है कि इनकम के बढ़ने से, इनकम के एडिशनल खर्चा आपने कितना किया, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन आपने खर्च कर दिया, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे मैं 100 रुपए कमा रहा था और 40 रुपए खर्च कर रहा था, अभी मैं 200 कमाने लगा हूं, तो मान लिया मैं 90 रुपए खर्च करने लगा। कितने खर्च करने लगा, 90 रुपए खर्च करने लगा। तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी, 100 रुपए से, जबकि मैंने खर्चा कितने से बढ़ा दिया, 50 से। वो 50 मैंने खर्च किया किस में से होगा, उन बढ़े हुए 100 रुपए में से। यानी कि मैंने अपनी 100 रुपए जो बढ़ी है मेरी इनकम, बढ़ी हुई इनकम का मैंने जो उसमें से 100 रुपए में से 50 मैंने क्या कर दिए, खर्च में लगा दिए। हाँ बोलो ना, इसका मतलब है 50% मैंने बढ़ी हुई इनकम का क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और 50% का मतलब है बच्चों, अगर एब्सोल्यूट नंबर में निकालेंगे तो 0.5। बात समझ में आ रही है? और एमपीसी का फॉर्मूला इसी के हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन, इसका मतलब भी सुनो वापस से देखो, कि हमने इनकम के बढ़ने से, इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन में कितना इंक्रीमेंट करा हमने। जब हम ऐसा निकालते हैं तो वो होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, डेल्टा शो करता है चेंज को,
डेल्टा सी निकालेंगे न्यू कंजप्शन माइनस ओल्ड कंजप्शन, और डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। बात समझ में आई? टेक्निकली देख लो क्या लिखा है इसने, एमपीसी रेशियो होता है चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर का चेंज टू द चेंज इन टोटल इनकम। ये तो रटने से वाली बात हो जाएगी कि रेशियो होता है, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए ना कि वो उसका मतलब है क्या, मतलब वो है जो अभी बताया मैंने भी आपको, ठीक है। आगे बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ आज। ये डायग्रामेटिक देख लो इसको कि डायग्रामेटिकली हम एमपीसी को कैसे शो कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि मार्जिनल है, एमपीसी की बात कर रहे हो तो एक पॉइंट पे तो निकलेगी नहीं, 2 पॉइंट पे निकलेगी, कोई भी अपने को 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। आप चाहे तुम बोलो नमन भैया वो वाले पॉइंट मत लो, ये वाले दोनों पॉइंट लो, हाँ हो सकता है ना, एक लाइन इधर से 90 डिग्री पे डालो, एक लाइन इधर 90 डिग्री से डालो, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी अपने को उतना ही गैप लेना है। ये वाला गैप तो बच्चों किसका हो जाएगा, डेल्टा वाई का, मतलब इनकम का गैप हो जाएगा, और ये वाला गैप किसका हो जाएगा, बस अगर अपने को क्या निकालनी है यहाँ पे एमपीसी निकालनी है तो उस वाले गैप को इस वाले गैप से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसकी, एमपीसी की, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं किसके बारे में, एमपीसी के बारे में। बच्चों एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। 0 कब होएगी बताना, जब हमने बढ़ी हुई इनकम को 1 भी रुपया खर्च, सारा का सारा पैसा क्या कर लिया हो, सेव कर। और 1 कब होएगी, जब जितना हमारा जो भी हमारी इनकम बढ़ी, जितना भी पैसा हमारे को एक्स्ट्रा आया, सारा का सारा हमने ठिकाने लगा दिया, ठीक है ना, तो उस केस में 1 हो जाएगी। अच्छा नॉर्मली अगर कोई ठीक ठाक इंसान होगा, ठीक है यार सबकी जरूरतें होती है, तो इनकम के बढ़ने से अगर वो समवेयर वो 0.3 0.35 0.56 के आसपास लाई कर रहा है तो ठीक है, वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा होगा। लेकिन अगर एक इंसान की एमपीसी है ना क्लोज टू 1 है, क्लोज टू 1, तो आप उसके बारे में क्या बताओगे कि ये बहुत खर्चीला इंसान है। लेकिन अगर उसकी एमपीसी क्लोज टू 0 है, वो बहुत ज्यादा सेव करने वाला बंदा है, ठीक है ना। अगर उसकी एमपीसी वही 0 मॉडरेट आ रही है, 0.5 के आसपास आ रही है, तो उससे ऐसा पता लग रहा है कि ये इंसान की जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई है, तो ये जरूरतें अपनी क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों। एमपीसी ऑफ द पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, जो एमपीसी होती है गरीब की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिच। ऐसा क्यों, बिकॉज जो गरीब इंसान है उसकी बहुत सारी अनफुलफिल्ड नीड होगी, तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। जबकि अमीर ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी एक लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा। अब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो तो क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। नेक्स्ट है बच्चों, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, ठीक है ना। एमपीसी क्या होती है, कम होएगी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती, बिकॉज लोग क्या करेंगे। अच्छा एक और पॉइंट, कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप्ड, उनकी एमपीसी ज्यादा होती है कि डेवलपिंग की, डेवलपिंग की एमपीसी क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज डेवलप तो वो पैसा क्या कर लेते, सेव कर लेते, ऑलरेडी डेवलप है ना वो, तो वैसा। नेक्स्ट बात करते बच्चों एपीसी की, बहुत सिंपल बहुत आसान। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बोलती है कि आज हमारी जो इनकम है उस इनकम का कितना पोर्शन हम खर्च कर रहे हैं। ऊपर में भी आपने यही बोला था, अभी भी आप यही बोल रहे हो। ऊपर इंक्रीज्ड इनकम के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, यहाँ पे आज करंट इनकम की बात कर रहे हैं कि आज के लेवल पे कि मेरी कितनी इनकम है और मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, है ना, अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहा हूँ, वो होता है बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, जो शो करता है कि इनकम में से कितना पोर्शन हमने खर्च कर दिया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं बच्चों, डायग्राम देखो इसका। डायग्राम कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट पे तो लेना नहीं है, बिकॉज आज की बात कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो एक कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे बच्चों एक लाइन आप किधर से डालेंगे, एक लाइन आप ये डालेंगे, एक लाइन आप ये डालेंगे। ये वाला गैप कंजप्शन का है और ये वाला गैप किसका है, इनकम का है। डेल्टा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं, कंजप्शन और इनकम की बात कर रहा हूं। तो इस वाले गैप को, जो ये वाला जो वर्टिकल वाला गैप है, उसे हॉरिजॉन्टल गैप से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी एपीसी आ जाएगी, ठीक है ना। बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एपीसी इज मोर देन 1, एपीसी 1 से ज्यादा हो सकती है ब्रेक इवन से पहले, बिकॉज शुरुआत में हमारी इनकम कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी जरूरतें होती है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। एपीसी 1 भी होती है, कब होएगी, ब्रेक इवन पॉइंट पे, बिकॉज एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई,
और ब्रेक इवन पे सारे बच्चों को पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Y होता है। तो चाहे तो आप C अपॉन C करो, चाहे तो Y अपॉन Y कर दो, तो क्या ही आएगा कट के, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो एपीसी ब्रेक इवन पे क्या होती है, 1 होती है। जबकि अगर एपीएस की बात करें तो एपीएस क्या होती है, 0। अब आगे बात करें, छोड़ो जान दो, ओम इग्नोराय नमः। आगे देखो, एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी क्या भी होती है, 1 से कम भी होती है। क्यों होती है 1 से कम, कब होती है, ब्रेक इवन के बाद। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हम अपना कंजप्शन कम कर देते हैं, ठीक है ना। इनकम के बढ़ने की स्पीड तेज होती है और कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड कम होती है, दैट्स व्हाई एपीसी लेस देन 1 होती है। बच्चों एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। क्योंकि 0, ये जो एपीसी है वो 0 जब होगी जब न्यूमरेटर 0 होगा, और न्यूमरेटर कभी 0 हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। अब बात करते हैं बच्चों सेविंग फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, सेविंग फंक्शनल। जो सेविंग फंक्शन होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, सेविंग के बीच में और नेशनल इनकम के बीच में। उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, एस इज द फंक्शन ऑफ वाई। सिंपली ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारी, वैसे वैसे सेविंग भी हमारी बढ़ेगी एक पॉइंट के बाद, ठीक है ना। चलो यहाँ पे भी वही सिमिलर टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव। और दो टाइप की होती है हमारी हैबिट सेव करने की, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस क्या बोलती है, एमपीएस बोलती है कि बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन हमने क्या कर दिया, सेव कर लिया। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मैं अभी समझा चुका हूं आपको एमपीसी में। फाइनली इसको हम निकालेंगे कैसे बच्चों, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा, इसका मतलब ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस को कैसे निकालेंगे, न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग, और डेल्टा वाई को कैसे निकालेंगे, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। चलो ये हो गया, ठीक है। ये डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम में कुछ है क्या, मैं आपको सेविंग कर्व समझा चुका हूँ कि सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है, और मैं आपको एमपीसी में ये भी बता चुका हूँ कि 2 पॉइंट पे अपने को क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, जो मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट है। तो सेम है यहाँ पे बच्चों, आप कोई भी 2 पॉइंट की बात करो, अगर तुम बोलोगे भैया एक पॉइंट ये लेके दिखाओ और एक पॉइंट ये ले लो, तो मैं इस पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे, एक लाइन आप 90 डिग्री पे ऐसे डालोगे, एक लाइन आप 90 डिग्री पे ये है, और एक गैप ये वाला और एक गैप ये वाला, इस वाले गैप को इस वाले गैप से आप क्या कर देंगे, उस वाले गैप को इस वाले गैप से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात। चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एमपीएस के बारे में। बच्चों अगर आप सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर लो, सेव कर लो, तो उस केस में एमपीएस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर आप सेव ना करो, यानी कि सारी की सारी खर्च कर दो, तो उस केस में एमपीएस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने तो सारी की सारी खर्च कर दी, बढ़ी हुई इनकम। वैसा नॉर्मल सिचुएशन में एमपीएस किसके बीच में लाई करती है बच्चों, 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, अगर उसकी क्लोज टू किसी भी कंट्री की अगर एमपीएस क्लोज टू 1 है, तो इसका मतलब वो कैसी कंट्री है, डेवलप्ड है। कैसी है, वहां पे रहने वाले लोग अक्सर कैसे है, सेव करने वाले हैं, अमीर लोग हैं कि गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं। जबकि जिस कंट्री की एमपीएस क्लोज टू 0 रहेगी वो डेवलपिंग है ना, और वहां पे लोग थोड़ा लोअर क्लास के लोग रहते हैं, वो उनकी अभी नीड, उनकी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों किसकी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की। ये बोलता है कि आज के लेवल पे जो हमारी इनकम है उसमें से हम कितना पैसा सेव कर ले रहे हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ सेविंग टू द नेशनल इनकम। हाउ कैन बी कैलकुलेटेड, एपीएस इज इक्वल टू, बोलो, एस अपॉन वाई, सिंपली, ठीक है ना। ये देखो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, एक पॉइंट पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाले गैप को, कौन से वाले गैप को बच्चों, ये वाले गैप को ये वाले गैप से क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एपीएस बच्चों कभी भी 1 या 1 से ज्यादा, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। आज के दिन पे हम सारी की सारी इनकम को क्या नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिकॉज हमें क्या भी करना है, ऑटोनोमस कंजप्शन भी करना है। 1 ही नहीं हो सकती वो एपीएस, तो 1 से ज्यादा तो कैसे ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, एपीएस कैन बी 0 एट द ब्रेक इवन पॉइंट। सारे बच्चों को पता है एपीएस क्या हो सकती है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, और एपीएस का फॉर्मूला था एस अपॉन वाई। जब सेविंग 0, न्यूमरेटर 0, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, एपीएस क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन किससे पहले, ब्रेक इवन से पहले। क्यों,
बिकॉज जितना हमने कंजप्शन कर रहे हैं इनकम से ज्यादा, उतना ही हम क्या कर रहे होंगे, डिस सेविंग कर रहे होंगे। तो सेविंग किस में आ रही होगी, माइनस में आ रही होगी, जो शो करती है कि हम डिस सेव कर रहे हैं। तो जब वो माइनस में आ रही है तो एपीएस भी किस में आ जाएगी बच्चों, माइनस में आ जाएगी। और सारे बच्चों को अभी देखो मैं आगे बता रहा हूँ, अभी थोड़ा इसी के कंटेक्स्ट में यहीं पे सुन लो, अभी आगे नहीं बताऊंगा, यहीं पे बता रहा हूँ। अभी हम एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसके बाद, एपीसी और एपीएस के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। सारे बच्चों को पता है कि जो एपीसी है क्या है, वो 1 के ऊपर जा सकती है, और एपी जो एस है वो क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है, वो क्या हो सकती है। तो इसका मतलब हम ये बोल, और दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब एपीसी 1 के ऊपर जितना जाएगी, एपीएस उतना माइनस में होगी, उतना माइनस में होगी 1 के ऊपर जितना, मैंने क्या बोला तुम्हें समझा क्या, एपीसी 1 के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा रहेगी, मान लिया 1.4 है, तो 1 के ऊपर कितना है, 0.4, कितना है, 0.4 या 0.4 बोलो आप उसे। तो बच्चों पक्का पक्का इस लेवल पे जो सेविंग रहने वाली, मतलब जो आपकी एपीएस रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, माइनस के 0.4 रहने वाली है, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे जो रिश्ता एपीएस का एपीसी के साथ होता है वही रिश्ता एमपीएस का। लेकिन कभी भी याद रखना, जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, और वो भी एवरेज में भी सेविंग वाला, वो तो नेगेटिव में चला जाता है या 1 के ऊपर चला जाता है। लेकिन कभी भी याद रखना बच्चों, मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट ना तो 1 के ऊपर जाएंगे ना कभी नेगेटिव होंगे, वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे या इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। इनकी रेंज है, क्या है, रेंज। ठीक है ना, 0 to 1। अच्छा, और जो रिश्ता एपीएस का एपीसी के साथ होता है वही रिश्ता एमपीसी का एमपीएस, क्या कहलाता है रिश्ता, हाँ, दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, मतलब इनकी कहानी पूरी तभी होती है जब इन दोनों का, जब वो देखो, वो इमोशनली इमोशनली पूरा भावनाओं में बह गया, ठीक है ना, वगैरह, जब दोनों का संगम होगा तो इनकी कहानी पूरी होगी। ठीक है ना। चलो, अब इसका आज मैं डेरिवेशन तो बता नहीं रहा हूँ आपको कि ये डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन आप देख लेना। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बच्चों ये सारी चीजें, ये कैप्सूल देखो ना, ए इतना फील लेके मत बोलो, ये कैप्सूल लेने की जरूरत है तुम्हें, इधर देखो। चलो, इसके अंदर कितनी चीजें, 15 चीजें है ना, 1 गो में देख के बोलना है कि बिना देख के। अरे नमन भैया यार, हल्का लेना। ये है क्या हमारे लिए, ऐसे ऐसे निकालेंगे हम इन्हें। चलो सुनो, एडी इज इक्वल टू, ऐसा कब होता है, 4 सेक्टर मॉडल। बेटा चिल्लाओ मत, अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो आप, अच्छे से बोलो। कोई हमें कोई ये कोई दिखाना है किसी को कि भाई देखो क्या हम कितने भारी लोग हैं, हमें रिवीजन कर रहे हैं प्यार से। ठीक है ना, सारे बच्चे बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, है ना, चिल्लाओ मत लेकिन। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस, देखो अभी बोलते हो, आपके बोलने में कितनी शालीनता नजर आती है। ओ शर्लिनी बोला शर्लिन नजर आ रही है, शर्लिनी शालीनता, नलायक शर्लिन, इधर क्या तुम थोड़ा बहुत बाहर भी निकल के आओ इनसे। मैंने तो कुछ कहा नहीं, सारी चीजें कहता है तू ही नालायक। इधर देखो, हाँ, अब बाद में मुंह छिपा लेता है। इधर देखो, एडी इज इक्वल टू व्हाट, एडी इज इक्वल टू अगेन, अरे नालायक, दोबारा बोलो अभी, एडी इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कब होता है, नेक्स्ट वन, तुम रुका नहीं चाहता, तुम्हारे को भावनाओं में इतना बहे जा रहे हो, बहे जा रहे, इतना नहीं बहना होता है कि बहे जा रहे हैं, रुकना भी होता है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई फुल स्टॉप। ठीक है ना, ऐसा कब होता है, 2 फैक्टर मॉडल में। चलो नेक्स्ट बताओ अभी, थर्ड वन। अच्छा हाँ, ये भी तो रह गए अभी। हाँ, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, उसके नेक्स्ट वन, नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, और फाइनली एस इज इक्वल टू वाई। फिर एक और बताओ, y इज इक्वल टू सी प्लस है, और हम बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। कितने हो गए, 5 हो गए। अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, 4 कौन है, क्या है, अच्छा ये भी रहेगी। अरे क्या आज कुछ खोज पोछ सी नहीं हो गई क्या,
नहीं नहीं नहीं, दोबारा से बोलो अभी। क्लोजिंग स्टॉक तो बीच में रहेगा ना, ओ सॉरी, चेंज इन स्टॉक तो रहेगा ना बीच में, वापस से। एडी इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस अगेन एडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। कितनी चीजें हो गई, 8। कौन कौन, दो तो एडी वाले, दो नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट, एक चेंज इन स्टॉक 5, एक एएस इज इक्वल टू वाई, एक वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, एक एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, 8। फिर दो मैंने बोला था ये रिश्ता एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, है ना ये रिश्ता। अभी 4 बैक टू बैक चिपक के, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, एपीसी इज इक्वल टू सी, एपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस, एपीएस इज इक्वल टू, है ना। 15th में कितनी ऑब्जर्वेशन है, पहला, कब, ब्रेक इवन पॉइंट पे, या सी इज इक्वल टू, और तीसरा एस इज इक्वल टू सी, बिकॉज एस इज इक्वल टू वाई होता है और वाई इज इक्वल टू एस होता है, तो हम एस इज इक्वल टू सी बोल सकते हैं। तुम्हें समझा तो ठीक है ना, तो जान दो। हाँ सिंपल है ना, जब लाइफ सिंपल है कि ओम इग्नोर आए ना मा, तो करो ना इग्नोर, इग्नोर करके आगे चलो ना। चलो ये कैप्सूल हो गया। नेक्स्ट पोर्शन बच्चों, अरे ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो आप पिट दिए आपके लिए न्यूमेरिकल तो। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ नए फॉर्मूले डेवलप करने हैं, इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। रुकने दो इसे, अदरवाइज परेशान करेगी। इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन बच्चों, इक्वेशन को डेवलप करने के लिए कंजप्शन की अपने को दो टाइप के कंजप्शन पढ़ने पड़ेंगे। एक तो ऑटोनोमस कंजप्शन, हाँ 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 ठीक है नमन भैया, मत सिखाओ, आता है हमारे को। एक ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, एक क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। ऑटोनोमस वो जो इनकम से जिसके ऊपर फर्क नहीं, लेकिन इंड्यूस्ड कंजप्शन कौन होता है, जो इनकम के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, और इनकम के घटने से सख्त लौंडा कौन है इनमें से, बात बात पे कौन पिघल जाता है, इंड्यूस, नाम इंड्यूस है, ठीक है ना। ये पागल है। चलो अच्छा, मेरे को इक्वेशन डेवलप करनी है, टोटल कंजप्शन निकालना, कैसे निकालेंगे अपन लोग, टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन। अच्छा फिर वो कैसे लिखेंगे हम, ऑटोनोमस कंजप्शन को कैसे लिखेंगे, सी बार, और इंड्यूस कंजप्शन को कैसे, बी वाई। तो दोनों का टोटल करके क्या है, सी बार प्लस बी वाई। इनका दोनों का टोटल किसके इक्वल आता है, सी के इक्वल आता है। फाइनल इक्वेशन क्या बनी, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अरे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मुझे ये बताओ वो b इंटू वाई क्यों लिया है, b इंटू डेल्टा वाई क्यों नहीं लिया, बिकॉज हम चेंज नहीं निकाल रहे, हम तो ओवरऑल कंजप्शन निकाल रहे। तो ओवरऑल कंजप्शन तो ओवरऑल इनकम पे निकालना पड़ेगा ना कि डेल्टा पे, ठीक है ना वैसा। अरे यार तुम तो होशियार हो गए, हल्के में ले रहे हो भैया हमें। चलो अच्छा, क्या हम ना, और सुनो बच्चों, क्या हम सेविंग की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं कंजप्शन की इक्वेशन से, हाँ कर सकते हैं। डेरिवेशन तो करा नहीं रहा, वो मैंने कराया था, लेकिन बस फाइनल इक्वेशन बता दो क्या होती है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। इसका मतलब समझ लो, डेरिवेशन तो बता नहीं रहा हूँ, मतलब समझ लो क्या है। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, क्यों आया माइनस सी बार, बिकॉज जीरो लेवल पे डिसेविंग रहेगी तो माइनस सी बार लिखा, प्लस जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी उतना ही जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी। तो जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो बच्चों हमें ना मार्जिनल वाले की जो बात करनी चाहिए वो सेविंग वाले की बात करनी चाहिए या कंजप्शन वाले की बात करनी चाहिए, मतलब मार्जिनल में कौन से कॉन्सेप्ट की बात करनी चाहिए, सेविंग की या कंजप्शन की, सेविंग की, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, सेविंग की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो एमपीएस लेना पड़ेगा अपने को, एमपीसी लेना पड़ेगा। एमपीएस को मैं 1 माइनस बी बोलूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी। 1 में से बी को माइनस कर दो, यानी कि एमपीसी को माइनस कर दो तो एमपीएस आ जाएगा, तो एमपीएस इंटू वाई, ठीक है ना। फाइनली क्या बना, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ये इक्वेशन हो गई।
ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कैसे बनाना है ये, ठीक है ना। फाइनली बच्चों इन्वेस्टमेंट, अरे अंतिम क्षण चल रहे बस देखो इधर, ठीक है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम किस पे करते हैं बच्चों, कैपिटल असेट पे करते हैं। किस पे करते हैं, कैपिटल असेट बोलो या कैपिटल गुड्स बोलो, ठीक है ना। अच्छा बच्चों जैसे कि इसमें हम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इनसे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है, ऑटोनोमस, एक सख्त होती है और एक पिघल जाती है, ठीक है ना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पिघलती नहीं है, इनकम कुछ भी हो चाहे हो भी ना, करेंगे तो करेंगे, ठीक है ना। इसका जो बच्चों कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये इनकम इलास्टिक होती है या इनकम इनइलास्टिक, इनकम इनइलास्टिक होती है। इनकम से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती, ठीक है ना, बिकॉज इसको तो ऐसा तो कौन नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। हालांकि विडंबना ये है कि हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि बहुत वाहियात चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम की चेंज होने से चेंज हो जाती है। इनकम बढ़ी तो ये भी बढ़ी, इनकम घटी तो ये भी घटी। ये इनकम इलास्टिक होती है कि इनकम इनइलास्टिक होती है, सुजल इधर देख ले नालायक। इनकम इलास्टिक होती है कि इनकम इनइलास्टिक होती है, इनकम इलास्टिक होती है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। अरे बातों में नहीं आने का, ये अपवर्ड होता है, कैसी होती है, अपवर्ड होती है, ठीक है। और ये प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, किससे की जाती है। नेक्स्ट बच्चों डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का डिसीजन लेंगे। दो फैक्टर है, एमईआई और आरओआई। एमईआई किसको बुला रहे हो, एमईआई, ठीक है ना। एमईआई बोले तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। एमईआई होती है कि हम इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा जनरेट करेंगे, यानी कि कितना परसेंट पैसा कमाएंगे। वो कमाने की स्पीड होती है, कमाने की परसेंटेज होती है, कौन, एमईआई। और इसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों, दो फैक्टर से निकालते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे परसेंटेज निकालते हैं, ये वही है बस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड या टेक्निकली नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है ना। नाम थोड़ा ऐसा भारी रखा है कि ताकि पता पड़े बच्चों को कि पता नहीं यार भाई क्या है, ठीक है ना, लेकिन है कुछ नहीं है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है कि नेट नेट हमने कितना पैसा बनाया एब्सोल्यूट टर्म में, और सप्लाई प्राइस होता है कितना पैसा हमने लगाया, और एमईआई होता है क्या लगा के क्या मिला, फाइनली परसेंटेज की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में। और इसको कंपेयर करेंगे किससे, वो आंटी के पास गए थे ना क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए, आंटी आंटी हमें दे दो, हमें दे दो, ठीक है ना आंटी। देखा कितने त्रस्त लोग बैठे हैं। भाई तुम्हारी जिंदगी में बहुत कमी है, तुम देख लो अपने आप को, ये संभालो, इन बच्चों को संभालो, नलायक हो। सुनो 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 सुनो, क्या मैंने तो नहीं बोला आंटी आंटी मुझे दे दो। मैंने बोला आंटी आंटी हमें दे दो, तुम, तुम्हारे ब्याह पे मैंने बोला, ठीक है ना, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो क्या अदला बदला कोई खेल रहे हैं। तुम हमारे ब्याह पे कहो, हम तुम्हारे ब्याह पे कहेंगे। तुम्हारी जिंदगी में कमी होगी, हमारी जिंदगी में कमी नहीं है, इधर देखो। क्या इतने बुरे दिन आ गए क्या, अब ये आंटी को जाके बोलेंगे, है ना। हम ऑनलाइन ही ले लेते हैं बच्चों, है ना। अच्छी बात है, ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई कर देते अगर चाहिए होता है तो, वैसे तो चाहिए नहीं होता। छोड़ो, कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। ए फोकस करो, चुप, बिल्कुल चुप। इधर देखो, सुनो ना, अगर आरओआई ज्यादा होगा, ए यार तो यार कैसा जमाना है, टीचर को छेड़ रहे हैं, ऐसे कोई ना होता है यार। हमारे यहाँ चलता है ना, बोलना हमारे यहाँ चलता है, नालायक, क्या बोलूं मैं।
चलो सुनो, सुनो ना, अभी पूरा करना है इसको। आरओआई को कंपेयर करना है किससे? एमईआई से, ठीक है ना। अगर आरओआई क्या है बच्चों, ज्यादा आ रही है एमईआई से, तो बोलो सोच समझ के बोलना मैंने क्या बोला। अगर आरओआई ज्यादा है एमईआई से तो नहीं करेंगे, इक्वल है तो भी कर लेंगे। अगर आरओआई कम है तो अब तो करेंगे, एमईआई ज्यादा है बिकॉज नेट नेट पैसा घर पे आएगा। ये सारा कुछ मैंने करा दिया बच्चों आपको। फाइनली, अरे आंटी को याद किया और आंटी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सुनो, 3 फॉर्मूले जल्दी से बता दो जो अभी तक डेवलप किए हमने। C इज इक्वल टू सी बार प्लस डी, S इज इक्वल टू माइनस सी बार 1 माइनस बी इंटू वाई, और MEI इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। अच्छा, आंटी को याद किया, आंटी आ गई। X एंटी सेविंग, X एंटी इन्वेस्टमेंट, X पोस्ट सेविंग और एंटी X सब आ रही है यहाँ पे, देख लो, ठीक है ना। तो यार तुम्हारी, तुम कैसे हो तुम, आंटी भी X, भगवान क्या होगा तुम्हारा। X एंटी सेविंग, X एंटी सेविंग क्या होती है? पहले तो मुझे बताओ कि X क्या होता है और पोस्ट क्या होता है। नहीं भैया, ये ना पूछो, ये पूछो X क्या होती है और पोस्ट क्या होता है। अच्छा, वाह बहुत ऊपर जाएगा तो X Y से पहले ऊपर आता है। चलो सुनो, ऑफिस से पहले पोस्ट आता है। इसकी साड़ियों की सेल कम हो रही है आजकल, तुम्हें पता है, इसकी ऐसी अजीबो गरीब हरकतों की वजह से, ठीक है ना। सुनो, एक्स एंटी सेविंग, बस हो गया। एक्स एंटी सेविंग क्या होता है? एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी तो होता है जो कर चुके हैं करेंगे, करेंगे, और एक्सपोज क्या होता है? कर चुके, मूव ऑन कर चुके, छोड़ चुके हैं अब हम। एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी सेविंग बताओ कौन सी सेविंग होगी? जो कर चुके हैं, करने वाले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो करेंगे, ठीक है ना। एक्स एंटी सेविंग, और एक्सपोज सेविंग कौन है? जो कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट जो कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आज तो बता ही देना आप मेरे को, आज तो क्लियर ही कर दो, है ना, नक्की करो सारा। मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो एमईआई और आरओआई से इंपैक्ट हो जाती है? एक्स एंटी या पोस्ट? फर्क पड़ता है तो एक्स को फर्क पड़ता है, पोस्ट को कोई फर्क। बिकॉज एक्स को फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि वो कर ही नहीं है अभी, हमने करेंगे, और वो किसके बेसिस पे करेंगे? पोस्ट के बेसिस पे। चल अब आरओआई और एमईआई के बेसिस पे। फाइनली बच्चों, ये पॉइंट मैंने होल्ड पे रखा है। फुल एम्प्लॉयमेंट देखो, अभी ध्यान से तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वो सारे लोग जो काम करने के उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में, और उन्हें काम, आमतौर पर ये माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कोई टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये 2 टाइप के होते हैं, फ्रिक्शनल और, जब एक इंसान एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को अवेल कर रहा होता है और मीन टाइम में फ्री हो जाता है, वो है ना, उसे जॉब नहीं मिल रही होती है, तो उस टाइम में हम उसे बोलते हैं फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड बंदा है, और सिचुएशन को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर बच्चों क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना, तो उस केस में अगर लोगों की जॉब चली जाए तो लोग टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बिकॉज जॉब की रिक्वायरमेंट में और बंदे की स्किल्स में मिसमैच हो जाता है। और ये टेम्परेरी डिफरेंस तब तक रहता है जब तक उनकी जो स्किल्स है वो जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या ना हो जाए, मैच ना हो जाए। दोनों ही टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे फ्रिक्शनल हो चाहे तो स्ट्रक्चरल हो, दोनों ही टेम्परेरी होते, क्या होते हैं, और ये रहेंगे, इनको कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते। कैसे आप रोक दोगे लोगों को कि भाई ये जॉब छोड़ के मत जा,
या इकोनॉमी में आप स्ट्रक्चरल चेंजेस होने से कैसे रोक दोगे? नहीं रोक सकते, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट है बच्चों, और वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, बिकॉज उसके अंदर मैक्रो फैक्टर होते हैं। कैसे फैक्टर होते हैं, है ना? अब मोदी जी को बोल के दिखाओ मत जाओ तुम वहां पे, है ना, मतलब लाओ ये लॉ मत लेके आओ, नहीं रोक सकते हम उन्हें, ठीक है ना, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर, मतलब जो हमें चाहिए वो तो चाहिए, स्पेसिफिक बंदा चाहिए, लेकिन वो बंदा अवेलेबल नहीं है, तो मिसमैच हो रहा है, ठीक है। फाइनली बच्चों लास्ट टॉपिक है और अंतिम सांसें, इंसान ने अपना माथा पकड़ रखा है इधर। बात कर रहे हैं किसकी हम? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वो सारे लोग जो काम करने के उस रेट पे करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें काम, ये अपनी मर्जी से बेरोजगार है, अपनी मर्जी के अगेंस्ट, क्योंकि काम तो करना चाहते थे, ठीक है ना, लायक भी है और रेट उस रेट पे करना चाहते जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं। एक्चुअल में तो यही लोग बेरोजगार है, और बेरोजगारों की गिनती में इन्हें ही हमें काउंट करना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। बच्चों वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो अपनी मर्जी से होता है, ठीक है ना, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है उस रेट पे ये बंदा काम करना चाहता ही नहीं है, ठीक है ना। और इकोनॉमी के अंदर ऐसे ईमानदार लोग हमेशा पाए जाते हैं जो कुछ भी काम करना नहीं चाहते एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, ठीक है ना। कम की करना नहीं चाह रहे हैं, ज्यादा की मिल नहीं रही है, तो बेचारा अब ये कूलर लगा करके सो गया, ठीक है ना। और फाइनली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बंदों को अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में हमें काउंट करना, ऐसे करके हम जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी भी शोभा को खराब कर देंगे ठीक है ना, बिकॉज वो बोलेंगे सबको साथ में लेके आ गए तुम। और इसी के साथ साथ बच्चों क्या होता है, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल को इस चैप्टर का क्या है? टेस्ट, ठीक है ना। रखना भी टेस्ट कॉपी यहीं पे रखना, ठीक है, मतलब यहीं पे इन द सेंस कि अपने बैग में रखना। कल तो टेस्ट हो गई और परसों चेक भी करेंगे हम उसे, तो एक इकट्ठा ही क्या कर लेंगे, मैं टेस्ट की जो चेक करके ना कॉपी आपको यहीं पे दे भी दूंगा, और आप सिग्नेचर वगैरह अपनी वो जो है इंडेक्स वगैरह वो पूरा कर लेना, मैं भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लूंगा और आपको टैली भी करा दूंगा आपके मार्क्स, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल।